हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइटी। आज की क्लास में प्रावधिक कला एग्जाम में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे और ये क्लास आपकी रिवीजन के तौर पे रहेगी। सबसे पहले हम सेक्शन ए से शुरू किया जाएगा, उसके बाद सेक्शन ए तक यहाँ पे सभी प्रश्नों को देखेंगे। और इसकी पीडीएफ या अन्य जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में अनुराग वाइटी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में ऑप्शन का समान बनाना, ऑप्शन का असमान बनाना, ऑप्शन का आधी बनाना, ऑप्शन का दोगुनी बनाना। याद रखिएगा, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति के बनाने का अर्थ है कि दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में कैसे बनाया जाए, समान बनाया जाए। दूसरा प्रश्न है, एक आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं ऑप्शन का भुजा को विकर्ण से, ऑप्शन का भुजा को भुजा से, ऑप्शन का 1/2 भुजा को विकर्ण से, ऑप्शन का भुजा को दूसरी भुजा से। याद रखिएगा, आयत या वर्ग आपका कुछ इस प्रकार से बनता है और आयत आपका इस प्रकार से बनेगा। तो जब इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वर्ग में हम एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा किया जाता है और आयत में उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से अर्थात एक भुजा को भी दूसरी भुजा से गुणा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि भुजा को भुजा से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले यदि दो त्रिभुज बने हों तो वो क्षेत्रफल में होते हैं ऑप्शन का असमान, ऑप्शन का समान, ऑप्शन का एक त्रिभुज दूसरे का आधा, ऑप्शन का एक त्रिभुज दूसरे का दुगना। याद रखिएगा, एक ही आधार पे जब इस प्रकार से समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुज इस प्रकार से बने होंगे तो ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो क्षेत्रफल में कैसे होंगे, समान होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 2 डेसीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा ऑप्शन का 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन का 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन का 4 डेसीमीटर, ऑप्शन का 40 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 2 डेसीमीटर यहाँ पे लंबाई दी हुई है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई 2 दिया हुआ है और ये डेसीमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे इंटू चौड़ाई देखेंगे 2 सेंटीमीटर है तो 2 का यहाँ पे गुणा होगा। ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 2, यानी कि इसका मान आपका 40 सेंटीमीटर निकल के आएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, 60 डेसीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी आयत में 2-2 सेंटीमीटर के भुजा के वर्ग बनेंगे ऑप्शन का 20, ऑप्शन का 40, ऑप्शन का 10, ऑप्शन का 80। यहाँ पे 60 डेसीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी के आयत में हमें 2-2 सेंटीमीटर भुजा के हमें वर्ग बनाने हैं। तो सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत के जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे 60 डेसीमीटर है तो 7 और डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 4 इसकी चौड़ाई दी हुई है तो 4 ये हो जाएगा, 7 चौको 28 अर्थात 280 आपका ये क्षेत्रफल निकल के आएगा। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × 2 = 4। अब 4 ये इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। तो अब हमें बताना है कि कितने वर्ग बनेंगे। तो यहाँ पे हम 280 में 4 का भाग कर देंगे तो ये कटेगा तो 7 चौको 28 और 70 अर्थात इसमें कितने वर्ग बनेंगे, 70 वर्ग बनेंगे। राइट आंसर होगा 70, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे कहीं पे भी 70 नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 70 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा ऑप्शन का 24, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 12, ऑप्शन का 6। यहाँ पे त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात ही होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे 1/2 इंटू आधार देखेंगे 6 सेंटीमीटर है तो 6 रखेंगे इंटू ऊंचाई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया है 2 रखेंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, मान निकल के आएगा कि 6। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है यदि बराबर हों ऑप्शन का आधार और भुजा, ऑप्शन का भुजा और विकर्ण, ऑप्शन का आधार और ऊंचाई, ऑप्शन का आमने सामने की भुजाएं। समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल कब समान होगा, समांतर चतुर्भुज आप बनाएंगे तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनेगा और आयत बनाएंगे तो आयत आपका इस प्रकार से बनेगा। तो समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल तब समान होंगे जब उसकी ये भुजा और ये भुजा जो है समांतर चतुर्भुज के इस और इस भुजा के बराबर हो, अर्थात इसकी जो लंबाई है वो इसके आधार के बराबर हो और इसकी जो चौड़ाई है वो समांतर चतुर्भुज के ऊंचाई के बराबर हो। तो यहाँ पे
बराबर कब होंगे? जब उनकी आधार और ऊंचाई क्या होगी? समान होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है? ऑप्शन का समान, ऑप्शन का असमान, ऑप्शन का दोगुना, ऑप्शन का आधा। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग कितना भाग होता है? तो ये इसके समान होता है। नेक्स्ट है, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसके परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है। याद रखिएगा, कोई ये अर्धवृत्त हम इस प्रकार से बनाते हैं, अर्धवृत्त के व्यास को हमने आधार मान लिया, ये जो व्यास है इसी को हमने आधार मान लिया और उसके परिधि पर, ये इसकी परिधि पे कहीं पे भी इस प्रकार से एक बिंदु ले लिया। आधार सिरों को इसके इस प्रकार से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बन रहा है उसका शीर्ष कोण, अर्थात ये जो शीर्ष कोण होगा वो कितना होगा? तो याद रखिएगा, ये शीर्ष कोण हमेशा 90 अंश होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन का 22/7 इंटू त्रिज्या, ऑप्शन का 2 इंटू त्रिज्या इंटू 22/7, ऑप्शन का 2 ब्रैकेट में त्रिज्या माइनस 22/7, ऑप्शन का 22/7 इंटू त्रिज्या स्क्वायर। याद रखिएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रहती है और आर की वैल्यू जो है यहाँ पे हिंदी में इसको आर को यहाँ पे त्रिज्या बोला जाता है, तो त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो 22/7 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 22/7 इंटू त्रिज्या स्क्वायर ये आपका ऑप्शन नंबर घ में दिया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। और याद रखिएगा, यहीं पर अगर वृत्त का क्षेत्रफल की जगह वृत्त की आपकी परिधि पूछी जाए तो वृत्त की परिधि आपकी होती है 2 पाई आर, जहाँ पे ये 2 हो जाएगा और पाई की जगह 22/7 रख दिया जाएगा और आर की जगह यहाँ पे त्रिज्या इस प्रकार से रखा जा सकता है। तो ऑप्शन में आपको ये मिल सकता है या ये मिल सकता है या इसी की जगह आपको मिल सकता है 22 दूनी 44/7 इंटू त्रिज्या। तीनों ऑप्शन में हो सकते हैं, तो इनमें से सभी आपके राइट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कितने होते हैं? ऑप्शन का आधा, ऑप्शन का 2 गुना, ऑप्शन का समान, ऑप्शन का 3 गुना। याद रखिएगा, वृत्त आपका इस प्रकार से बनता है और वृत्त के केंद्र से जो रेखा इस प्रकार से जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। और व्यास आपके कोई भी दो व्यास यदि खींचेंगे, मान लीजिए इस प्रकार से 2 व्यास खींचते हैं, तो ये दोनों व्यास कैसे होंगे? आपस में समान होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। इसमें यदि एक ही केंद्र से होने वाली कितने भी व्यास इस वृत्त में हम खींच दें, सभी व्यास क्या होंगे? आपस में समान होंगे। 3 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के बराबर एक आयत दी हुई है। इस आयत का आधार यदि वृत्त के त्रिज्या का 3 सही 1/7 गुना है तो ऊंचाई होगी। ऑप्शन का 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन का 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन का 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन का 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के बराबर एक आयत दिया हुआ है, तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो आपकी 1.5 गुनी हो जाएगी, अर्थात 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगी। नेक्स्ट है, 6 समबाहु त्रिभुज के द्वारा एक समखष्टभुज के 6 बराबर भाग करने पर प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण होगा। ऑप्शन का 30 अंश, ऑप्शन का 60 अंश, ऑप्शन का 90 अंश, ऑप्शन का 120 अंश। यहाँ पे एक समखष्टभुज दिया हुआ है, तो जब भी शीर्ष कोण निकालेंगे तो 360/n करते हैं और n पे यहाँ पे भुजाएं जितनी होती हैं वहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं, तो 360 यहाँ पे खटभुज बोला जा रहा है, अर्थात जिसकी 6 भुजाएं हो, 6 से इसका भाग देंगे 6×36, अर्थात जो त्रिभुज का शीर्ष कोण निकल के आएगा वो आपका 60 अंश निकल के आएगा। नेक्स्ट है, इसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं? ऑप्शन का मध्यानुपात, ऑप्शन का समानुपात, ऑप्शन का तृतीय अनुपात, ऑप्शन का चतुर्थ अनुपात। किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का हम मध्यानुपात ज्ञात करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन सी त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर जब हम एक वृत्त बनाते हैं तो याद रखिएगा हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। नेक्स्ट है, किसी दीर्घवृत्त के बराबर वृत्त बनाने के लिए दोनों आधे आधे अक्षों का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं जो कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या के समान हो? ऑप्शन का बानुपात, ऑप्शन का मध्यानुपात, ऑप्शन का समानुपात, ऑप्शन का तृतीय अनुपात। दीर्घवृत्त के बराबर वृत्त बनाने के लिए दोनों आधे आधे अक्षों का हम मध्यानुपात ज्ञात करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है,
समान अर्धवृत्तों द्वारा वृत्त के 6 संभाग करने के लिए उपयोग किया जाता है। समान अर्धवृत्तों द्वारा वृत्त के 6 संभाग करने के लिए हम वृत्त की त्रिज्या का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विकर्ण के समांतर रेखाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज के यदि 6 संभाग किए गए हों तो 4 आकृतियां समलंब चतुर्भुज बनाती हैं। बताइए शेष 2 आकृतियां क्या बनाएंगी। यहाँ पे विकर्ण के समांतर रेखाएं खींचकर एक समांतर हमने चतुर्भुज का निर्माण किया और समांतर चतुर्भुज को 6 संभागों में विभाजित किया। 4 आकृतियां समलंब चतुर्भुज बनाएंगी तो शेष 2 आकृतियां बनेंगी, वो त्रिभुज का निर्माण करेंगी। नेक्स्ट है, किसी आयत के बराबर समचतुर्भुज बनाने पर यह समचतुर्भुज का लंबा विकर्ण आयत के आधार का दुगना है तो उसका छोटा विकर्ण आयत की ऊंचाई का कौन से भाग होगा। तो किसी आयत के बराबर समचतुर्भुज बनाने पर यह समचतुर्भुज का लंबा विकर्ण आयत के आधार पर दुगना है तो उसका छोटा विकर्ण आयत की ऊंचाई के समान होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। नेक्स्ट है, किसी समबाहु त्रिभुज का भाग कोण होता है। ऑप्शन का 30 अंश, ऑप्शन का 60 अंश, ऑप्शन का 90 अंश, ऑप्शन का 120 अंश। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का जो भाग कोण होता है, भाग कोण निकालने के लिए आप तो 360/n करेंगे तो n की जगह यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बोला जा रहा है अर्थात 3 भुजाएं हो तो 360 में 3 का भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 अर्थात 120 अंश निकल के आएगा। तब भाग कोण इसका होगा 120 अंश। और यदि इसी का अंतःकोण पूछ लिया जाता तो अंतःकोण निकालने के लिए 180 माइनस भाग कोण को यहाँ पे घटा दिया जाता है। भाग कोण आया था 180 अंश तो अंतःकोण आपका यहाँ पे 60 अंश निकल के आ जाता। नेक्स्ट है, दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वो हैं। याद रखिएगा दीर्घअक्ष से रिलेटेड प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। ये आपका इस प्रकार से दीर्घवृत्त बनता है और दीर्घवृत्त पे ये रेखा जो जाती है दोनों वक्रों पर स्पर्श करती है वो यहाँ पे दीर्घअक्ष कहलाती है। और दीर्घअक्ष पे 2 इस प्रकार से नाभियाँ होती हैं और इन नाभियों को हम N1 और N2 से प्रदर्शित करते हैं तथा दीर्घअक्ष पर जो रेखा इसको समलंबवर्धक या 90 अंश का कोण बनाते हुए इस प्रकार से काटती है इसे हम लघुअक्ष कहते हैं। और इस दीर्घवृत्त के वक्रों पर जो रेखा इस प्रकार से स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ये स्पर्श रेखा कहीं पे भी इसके वक्र को इस प्रकार से स्पर्श कर सकती है। स्पर्श रेखा पर जो रेखा इस प्रकार से लंब रहती है उसे हम अवलंब कहते हैं और अवलंब और स्पर्श रेखा यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती हैं। ये सभी पॉइंट हो गए दीर्घवृत्त से रिलेटेड। प्रश्न था दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष एक दूसरे के साथ किस कोण पे काटते हैं तो ये आपका इस प्रकार से दीर्घअक्ष हो गया और ये आपका लघुअक्ष हो गया। तो दीर्घअक्ष और लघुअक्ष एक दूसरे को यहाँ पे 90 अंश पे काटते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं तो याद रखिएगा दीर्घवृत्त में आपकी 2 नाभियां होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। और ये नाभियां आपकी N1 और N2 से प्रदर्शित की जाती हैं और हिंदी में लिख के आएगा तो आपका N1 और N2 इस प्रकार से लिख के आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दीर्घवृत्त को नाभियों को सदा लिखा जाता है तो दीर्घवृत्त के नाभियों को हम N1 और N2 से लिखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दीर्घवृत्त काखा दीर्घअक्ष और गागा लघुअक्ष है। काखा को जो जो छोटा करते जाते हैं गागा उसी अनुपात में होता जाता है। तो यहाँ पे ये आपका कोई दीर्घवृत्त हो गया। दीर्घवृत्त में काखा दीर्घअक्ष है तो ये आपका दीर्घअक्ष हो गया, ये आपका का हो गया, ये खा हो गया। इसके बाद गागा लघुअक्ष हो गया, ये एक लघुअक्ष बनाएंगे गा और घा। इसके बाद बोला जा रहा है कि का और खा को जो जो छोटा करते जाएंगे, ये जो हमारा दीर्घअक्ष है इस दीर्घअक्ष को जैसे जैसे हम छोटा करते जाएंगे, मान लीजिए दीर्घअक्ष को यूं छोटा कर रहे हैं तो जो लघुअक्ष है हमारा वो लघुअक्ष कैसा होगा, बड़ा होता चला जाएगा। उसी अनुपात में क्या होगा, बड़ा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दीर्घवृत्त की नाभियां एक दूसरे के निकट आते आते एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाता है। याद रखिएगा ये आपका दीर्घवृत्त बनता है। दीर्घवृत्त की नाभियां आपको ज्ञाती है कि दीर्घअक्ष में 2 नाभियां इस प्रकार से होती हैं। ये दोनों नाभियां आकर एक दूसरे पर इस स्थान पर मान लीजिए आकर ये दोनों मिल गई तो दीर्घवृत्त के स्थान पर ये इस प्रकार से एक वृत्त बन जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग कि वृत्त का निर्माण होगा। नेक्स्ट है, अवलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। तो ये आपका दीर्घवृत्त हो गया। दीर्घवृत्त पे ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा पर ये आपकी अवलंब हो गई। स्पर्श रेखा के साथ ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 अंश बना रहा है, या इसी को अब बोला जाता है 90 अंश को तो समकोण बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये आपसे समकोण का निर्माण करेगा।
नेक्स्ट है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो स्पर्श रेखा ये आपका दीर्घवृत्त हो गया, दीर्घवृत्त में ये स्पर्श रेखा जाती है, तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त के किसको, वक्र को इस प्रकार से स्पर्श करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि उसके वक्र को स्पर्श करेगी। नेक्स्ट है प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? तो प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए हम रेखाओं को काटते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा और अवलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? तो स्पर्श रेखा और अवलंब एक दूसरे से समकोण की स्थिति में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट है दीर्घवृत्त वह वक्र रेखा है जिस पर यदि कोई बिंदु लिया जाए और उसके दोनों नाभियों से जोड़ा जाए तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग कितना होगा? तो इन दोनों रेखाओं का योग समान रहता है। ठोसों में कितने आयाम होते हैं? याद रखिएगा ठोसों में 3 आयाम होते हैं। और विकर्ण मापनी में यदि बोला जाए तो विकर्ण मापनी में आपके 3 प्रकार की नापें नापी जा सकती हैं। और यहीं से यदि साधारण मापनी आपसे बोल दे तो साधारण मापनी में आप 2 प्रकार की मापें नाप सकते हैं। नेक्स्ट है किसी संपार्श्व के सिरे यदि वर्ग हैं तो वो होता है। याद रखिएगा संपार्श्व के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है कि संपार्श्व आपका इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए ये त्रिभुजाकार संपार्श्व की आकृति है, तो संपार्श्व के जो सिरे होते हैं वो जिस प्रकार से सिरे होंगे, अर्थात यदि त्रिभुजाकार सिरा है तो वो त्रिभुजाकार संपार्श्व कहलाता है। और संपार्श्व के सिर्फ 2 ही सिरे होते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। और संपार्श्व के जो प्रत्येक फलक होते हैं वो आपके आयताकार मिलेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है कि संपार्श्व के सिरे यदि वर्ग हैं तो वो होगा, संपार्श्व के सिरे जिस आकृति के होंगे, सिरे यदि वर्ग हैं तो वो भी वर्गाकार संपार्श्व होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यदि ये एक वर्गाकार इसके सिरे इस प्रकार से वर्गाकार सिरे हैं तो वो भी कैसा होगा, एक वर्गाकार संपार्श्व होगा। नेक्स्ट है उस ठोस को क्या कहते हैं जिसके 2 सिरे होते हैं? याद रखिएगा उस ठोस को क्या कहेंगे जिसके 2 सिरे होते हैं? तो 2 सिरे सिर्फ संपार्श्व के होते हैं और सूची स्तंभ के केवल एक ही सिरा होता है। नेक्स्ट है किसी संपार्श्व के दोनों सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? किसी संपार्श्व के दोनों सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी सूची स्तंभ के आधार के केंद्र को शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? किसी सूची स्तंभ के आधार के केंद्र को शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा को अक्ष रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है जिस रेखा पर दोनों समतल एक दूसरे को काटते हैं वो है, याद रखिएगा जिस रेखा पर दोनों समतल एक दूसरे काटते हैं वो आपकी प्रच्छेदक रेखा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुजाकार संपार्श्व के दोनों सिरे क्या होते हैं? त्रिभुजाकार, यहाँ पे त्रिभुजाकार और यहाँ पे संपार्श्व बोला गया है, तो संपार्श्व जब भी आ जाए तो याद रखिएगा संपार्श्व की सिरे वही होंगे जो उसकी आकृति का नाम होगा। तो यहाँ पे त्रिभुजाकार संपार्श्व बोला गया है तो उसके सिरे भी कैसे होंगे? त्रिभुजाकार होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सूची स्तंभ के सभी फलकों के शीर्ष कौन से बिंदु पर मिलते हैं? याद रखिएगा सूची स्तंभ के सभी फलकों के जो शीर्ष होते हैं उसके शिरोबिंदु पर मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी आयत की एक भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है? याद रखिएगा किसी आयत की एक भुजा को अक्ष बनाकर हम घूर्णन कराते हैं तो हमें बेलन प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन कराने से क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन कराएंगे तो हमें शंकु प्राप्त होगा। नेक्स्ट है सूची स्तंभ के पार्श्वों का आकार क्या होता है? याद रखिएगा सूची स्तंभ के जो पार्श्वों का आकार होता है वो आपका त्रिभुजाकार होता है। और यदि यहीं पे आपसे बोल देता कि संपार्श्व के पार्श्वों का आकार क्या होता है तो संपार्श्व के पार्श्वों का आकार आयताकार होगा और सूची स्तंभ के पार्श्वों का आकार त्रिभुजाकार होगा। और याद रखिएगा पार्श्व को हम फलक के नाम से भी जानते हैं, तो फलक आपसे पूछ ले या पार्श्व पूछ ले दोनों एक ही चीज हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यदि वर्गाकार संपार्श्व में 4 पार्श्व हैं तो घन में कितने पार्श्व होते हैं? यदि वर्गाकार संपार्श्व में यहाँ पे 4 फलक हैं तो घन में 6 फलक उसके अर्थात 6 पार्श्व होंगे। नेक्स्ट है यदि ईंट एक ठोस है तो फुटबॉल कौन सी आकृति होगी? यदि ईंट एक ठोस है तो फुटबॉल भी एक ठोस आकृति होगी। नेक्स्ट प्रश्न है गेंद में वक्रपृष्ठ होते हैं, तो याद रखिएगा गेंद में सिर्फ एक ही वक्रपृष्ठ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दीवार पृथ्वी पर लंब है तो पृथ्वी दीवार पर है। अगर दीवार पृथ्वी पर लंब होगी तो पृथ्वी दीवार पर कैसी होगी? क्षैतिज होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट प्रश्न है लांबिक प्रक्षेप के प्रथम कोण में अनुविक्षेप कहाँ दिखाई देते हैं? तो लांबिक प्रक्षेप में प्रथम कोण में जो अनुविक्षेप होते हैं वो ऊपर से दिखाई देते हैं। और लांबिक प्रक्षेप में प्रथम कोण में यदि उच्छेद का पूछ ले तो उच्छेद सामने से दिखाई देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लांबिक प्रक्षेप के प्रथम कोण में पक्षों से दिखाई देते हैं।
तो लांबिक परिच्छेद में प्रथम कोण में पक्षों जो होते हैं वो बराबर से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षैतिज समतल के ऊपर जो तल स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो क्षैतिज समतल के ऊपर जो तल स्थिर रहता है उसे हम ऊर्ध्वाधर समतल कहते हैं। नेक्स्ट है, सममित चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम दिखाई देते हैं? तो सममित चित्र में किसी ठोस के यदि आयाम पूछा जाए तो याद रखिएगा सममित चित्र में आपको 3 प्रकार के ठोस के आयाम दिखाई देंगे। सममित मापनी पर शुद्ध सेमी की रेखा आधार से कितने अंश का कोण झुकी होती है? तो सममित मापनी पर शुद्ध सेमी की रेखा आधार के साथ यहाँ 45 अंश पर झुकी होती है। और यहीं पे आपसे पूछ लेता सममित रेखा या सममित चित्र कितने अंश पर झुकी होती है? तो सममित रेखा यहाँ पे 30 अंश पर झुकी होती है, किंतु यहाँ पे शुद्ध सेमी पूछा गया है तो शुद्ध सेमी 45 अंश पर झुकी रहती है। नेक्स्ट है, सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए कहाँ से कहाँ तक प्रक्षेप खींचे जाते हैं? तो याद रखिएगा सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए 45 अंश की रेखा से 30 अंश की रेखा तक प्रक्षेप खींचे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारों पर क्षैतिज समतल पर कितने अंश पर झुके होंगे? तो सममित चित्र में एक ठोस कोण बनाने पर तीनों किनारे क्षैतिज समतल पर 30 अंश पर झुके रहते हैं। नेक्स्ट है, सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारों को क्या कहा जाता है? तो तीनों किनारों को हम सममित अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, सममित चित्र में ली गई दूरियां लंबाई में शुद्ध दूरी के अनुपात में होती हैं। तो सममित चित्र में ली गई दूरियां लंबाई में शुद्ध दूरी से छोटी रहती हैं। नेक्स्ट है, सममित चित्र में कौन से पार्श्व दिखाई देते हैं? तो याद रखिएगा हम सममित चित्र में सिर्फ दायां बायां तथा ऊपर के पार्श्व दिखाई देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खटभुजाकार संपाश में कितने सिरे होते हैं? याद रखिएगा खटभुजाकार संपाश में यदि सिरे की बात की जाए तो कोई भी आकृति हो सिरे सिर्फ 2 ही होते हैं जब भी संपाश की बात कही जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व होते हैं? तो पंचभुजाकार सूची स्तंभ में पार्श्वों की संख्या आपकी 5 रहेगी। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंचभुजाकार संपाश में कितने पार्श्व होंगे? तो संपाश में भी यहाँ पे यदि पंचभुजाकार या त्रिभुजाकार जो भी कहेगा जिस आकृति का नाम होगा उसमें उतने ही पार्श्व होते हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 5। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार संपाश का कौन सी स्थिति में सममित चित्र बनाना संभव नहीं है? तो याद रखिएगा एक आयताकार संपाश में हम 50 अंश पर झुके हुए चित्र का हम सममित चित्र नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को हम गहरी बिंदुदार रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुजाकार संपाश के क्षैतिज सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों के लिए कुल कितनी बिंदुदार रेखाएं बनेंगी? यहाँ पे संपाश दिया हुआ है और यहाँ पे आकृति का नाम त्रिभुजाकार है तो उसमें उतने ही आपको बिंदुदार रेखाएं होंगी जितनी यहाँ पे आकृतियों का नाम होगा। तो यहाँ पे त्रिभुजाकार बोला जा रहा है इसलिए यहाँ पे 3 बिंदुदार रेखाएं हम बनाएंगे। नेक्स्ट है, रोमन अक्षरों में PRJS की मोटाई अन्य अक्षरों के तुलना में कितनी रहती है? तो याद रखिएगा रोमन अक्षर में PRJS की मोटाई अन्य अक्षरों के तुलना में कम रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखा जाता है? याद रखिएगा ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को हम सरकंडे की कलम से लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को कहते हैं हम इटैलिक भी बोला जाता है। जैसे ये आप इस प्रकार से जो ग्राफ बनाते थे, इस ग्राफ में जो आप कार्य इस प्रकार से करते थे, ये जो कार्य किया जाता था ये तिरछे अक्षरों से रिलेटेड होता था और तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को भी हम इटैलिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में एल के बाद डब्ल्यू लिखना हो तो एल के बाद कितने वर्ग छोड़ने चाहिए? याद रखिएगा जब हम एल के बाद डब्ल्यू लिखते हैं तो एल के बाद हम कोई भी वर्ग नहीं छोड़ते, अर्थात कोई भी खाना नहीं छोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ABA और AYA के बीच कितने कितने वर्ग छोड़ना उपयुक्त होगा? तो AVA और AYA के बीच कितने वर्ग छोड़ते हैं? तो इनके बीच हम कोई भी वर्ग नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि अक्षरों की ऊंचाई 30 मिलीमीटर ली गई है तो पंक्तियों के बीच कम से कम कितनी दूरी रखना उपयुक्त होगा? अक्षरों की ऊंचाई 30 मिलीमीटर ली गई है तो पंक्तियों के बीच कम से कम 10 मिलीमीटर की दूरी रखना उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखते हैं? तो तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच हम 2:3:2 का अनुपात रखा जाता है। नेक्स्ट है, तिरछे अक्षरों को कितने अंश पर झुकाकर लिखना उपयुक्त है? तो तिरछे अक्षरों पर याद रखिएगा आप 75 अंश पे झुकाकर लिखना उपयुक्त होगा। इसमें यहाँ पे 85 दिया हुआ है, ये गलत है। याद रखिएगा तिरछे अक्षरों को हम 75 अंश पे झुकाकर लिखते हैं। नेक्स्ट है,
तिरछे अक्षर लिखते समय अक्षरों से अक्षरों तथा शब्दों के बीच कितनी दूरी रखते हैं। याद रखिएगा, तिरछे अक्षर जब लिखते हैं तो अक्षरों से अक्षरों तथा शब्दों से शब्दों के बीच हम समान दूरी रखते हैं। जब भी आप कोई वाक्य इस प्रकार से तिरछे अक्षर में दो के खा में रखेंगे तो प्रत्येक अक्षर और शब्दों के बीच आपको समान दूरी रखना होगा। नेक्स्ट है, ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली यूनिटी शब्द लिखने के लिए कितने ब्लॉक बनाना होगा। तो जिस प्रकार से जैसे आर्ट लिखा जाता है तो आर्ट कितने खानों में लिखा जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है कि यूनिटी कितने ब्लॉक में लिखा जाएगा। ब्लॉक को ही हिंदी में हम खाना बोलते हैं। यहाँ पे यूनिटी है तो यू आपका 4 खानों में, एन 4 खानों में, आई 1 खाने में, टी 4 खाने में, वाई 4 खाने में। 4 4 8 4 12 4 16 1 17 ये खाने हो गए। और प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाने के स्थान छोड़ेंगे तो यू और एन के मध्य एक खाना, एन आई के मध्य एक खाना, आई टी के मध्य एक खाना, टी वाई के मध्य एक खाना। तो 17 और 4 ये आपके हो जाएंगे 21 खाने। किंतु ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे 21 दिया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में 23 भी दिया हुआ है। तब यहाँ पे इसके एक आगे खाना जोड़ा जाएगा और एक पीछे खाना जोड़ा जाएगा तो 21 और 2 कुल टोटल आपके ये 23 खानों बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23। याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट जल्दी में 21 ऑप्शन टिक करके चले जाएंगे तो उनका ये गलत होगा। यदि ऑप्शन में जब भी जितने खाने आपके निकल के आए उसमें +2 जरूर ऐड करके देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, अर्थात एक आगे खाना जोड़ के देखिए, एक पीछे खाना जोड़ के देखिए। अगर वो ऑप्शन में दिया है तो फिर राइट आपका वही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मीटर का 1000वां भाग होता है। याद रखिएगा, 1 मीटर का यहाँ पे 1000वां भाग पूछा गया है तो मीटर आपका यहाँ पे रहता है और इसके बाद यहाँ पे डेका सेंटी मिली रहता है। तो डेका मीटर आपका यहाँ पे 10वां भाग रहता है और सेंटीमीटर आपका यहाँ पे 100वां भाग रहेगा और जो आपका मिलीमीटर होगा वो यहाँ पे 1000वां भाग रहता है। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे मीटर का 1000वां भाग आपको दिखिए क्या होगा, मिलीमीटर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। इसके बाद है 1 किलोमीटर का 100वां भाग होता है। तो यहाँ पे अब मीटर का यहाँ पे इन तीनों को ध्यान रखिएगा और यहाँ पे याद रखिएगा मीटर के यदि ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे डेका, हेक्टो, किलो ये चलता है। अब यहाँ पे किलोमीटर का 100वां भाग पूछा गया है तो किलोमीटर का ये जो हेक्टोमीटर होगा ये यहाँ पे इसका 10वां भाग रहता है और ये यहाँ पे डेकामीटर यहाँ पे आपका 100वां भाग रहेगा। तो 1 किलोमीटर का 100वां भाग क्या होगा, तो डेकामीटर होगा। और यही यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि किलोमीटर का 1000वां भाग क्या होगा, तब फिर 1000वां भाग आपका ये मीटर रहता है। तो इन तीनों पॉइंट को भी याद रखिएगा और इन तीनों पॉइंट को भी याद रखिएगा। एक बार पुनः देख लीजिए, बीच में आपका ये मीटर रहता है, नीचे की ओर आएंगे तो आपका डेसी, सेंटी और मिली चलेगा, ऊपर चलेंगे तो डेका, हेक्टो, किलो चलेगा, ऊपर आपका किलो रहेगा। तो इन्हें आप इस प्रकार से याद रखिएगा कि बीच में मीटर और नीचे की ओर आने पर डीसीएम याद रखिएगा और ऊपर के जाने पर डीएचके याद रखिएगा। डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी, मिली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निरूपक भिन्न के द्वारा वास्तविक दूरी का अनुपात जिस दूरी में प्रकट करते हैं वो होता है। तो निरूपक भिन्न के द्वारा वास्तविक दूरी को हम मानचित्र के दूरी में प्रकट करते हैं। निरूपक भिन्न को आप जब आरएफ निकालते हैं तो आरएफ का फार्मूला पता होगा कि वस्तु की वास्तविक दूरी बटे चित्र की दूरी। तो यहाँ पे वस्तु की वास्तविक दूरी जो है उसकी चित्र की दूरी के बराबर होता है, अर्थात मानचित्र की दूरी के बराबर रखते हैं। नेक्स्ट है, आदर्श मापनी की लंबाई लगभग अथवा निकटतम कितने सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो आदर्श मापनी की जो लंबाई होती है वो आप 15 सेंटीमीटर के आसपास रखिएगा। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश होता है। तो तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव जो होता है वो आपका 75 अंश का रहता है। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ये पता नहीं क्या ऑप्शन इसमें दे के रखा है, किंतु यहाँ पे अंश पूछा गया है तो अंश आपका 75 अंश का रहता है। नेक्स्ट है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। तो साधारण मापनी पर हम सिर्फ 2 ही प्रकार के मापें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितने नापें अंकित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, विकर्ण मापनी पर हम सिर्फ किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर अर्थात 3 ही मापें अंकित करते हैं। याद रखिएगा, यदि किलोमीटर की वैल्यू रखी जाती है, ये देखिए किलोमीटर है तो किलोमीटर के साथ आप हेक्टोमीटर और ये डेकोमीटर रखेंगे। नेक्स्ट है, 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। निरूपक भिन्न क्या होगा, यहाँ पे 4 वर्ग सेंटीमीटर है
तो सबसे पहले इनकी यूनिट देखिएगा, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ पे वर्ग मीटर है। तो इनका सबसे पहले अंडर रूट लेंगे, तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 64 का लेंगे तो 64 का आपका 8 आएगा और यहाँ पे 8 मीटर आएगा और ये 2 सेंटीमीटर होगा। तो इनकी जो यूनिट है वो सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 8 × 100 का गुणा करेंगे, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो छोटी वैल्यू होती है ये आपको ऊपर रखा जाता है और बड़ी वैल्यू जो होती है वो हर में इस प्रकार से रखते हैं। इससे भाग करेंगे 1/400 मान निकल के आएगा, 1/400 ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 9 वर्ग सेंटीमीटर 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न क्या होगा। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे, 9 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा, बटे 144 का करेंगे तो 12 बराबर हम 144 होता है 12 ये आएगा और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 का यहाँ पे गुणा किया जाएगा, भाग करेंगे 3 चौक 12 अर्थात 1/400 इसका भी आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। छोटी वैल्यू देखेंगे, छोटी वैल्यू आपकी सेंटीमीटर होती है, बड़ी वैल्यू मीटर होती है, तो छोटी वैल्यू हमेशा ऊपर रखते हैं और बड़ी वैल्यू आपके नीचे रखेंगे तो 5 और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 गुणा होगा, 2 का भाग इसमें देंगे, 2 पंचे 10 अर्थात 50 ये आएगा और 5 ये था तो गुणा करेंगे 5 25 अर्थात ये 250 वैल्यू निकल के आई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है। समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होगा। याद रखिएगा जब भी हम समपरिमाण मापनी बनाते हैं तो तीनों कोणों का योग आपका 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे 30 60 90 को ऐड करेंगे तो 180 अंश आएगा, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को आप ऊपर रखिएगा, 3 मीटर ये है तो 3 × मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 का गुणा किया जाएगा, 5 का भाग इसमें देंगे, 5 दूनी 10 20 आएगा और 3 का गुणा करेंगे तो 1/60 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इसे आप अपने बीच से लगा के देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। नेक्स्ट है निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। याद रखिएगा जिस ठोस में आपके आयताकार फलक होंगे वो आपका संपास कहलाता है और सूची स्तंभ में आपके त्रिभुजाकार फलक रहते हैं। नेक्स्ट है किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो त्रिभुजाकार फलक आपके सूची स्तंभ में होते हैं। नेक्स्ट है किस गोले का उच्छेद व अनुच्छेद क्या होगा। किसी गोले का। अब यहाँ पे गोला आपका कुछ इस प्रकार से होगा, गोला देखेंगे आपका कुछ इस प्रकार से होगा, इसको ऊपर से देखेंगे तो ये भी आपको वृत्त के तरीके दिखेगा और सामने से भी देखेंगे तो वृत्त दिखेगा, तो राइट आंसर वृत्त बटे वृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार फलक आपके पिरामिड में रहते हैं और घन में आपके वर्गाकार फलक होंगे और शंख में ऊपरी फलक त्रिभुजाकार और निचली फलक यहाँ पे वृत्ताकार होगा और प्रिज्म में जो आपके फलक होते हैं वो आपके आयताकार इस प्रकार से फलक बनते हैं। नेक्स्ट है एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। याद रखिएगा वर्गाकार प्रिज्म में आपके 4 आयताकार फलक होंगे। नेक्स्ट है एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा बराबर ए ऊंचाई बराबर बी है, उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा। यहाँ पे वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ये दे रखी है तो आयताकार फलक जो होगा तो आयताकार फलक का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और यहाँ पे देखेंगे 2 × लंबाई जो है वो आपकी ए दे रखी है तो ए हो जाएगा और चौड़ाई अर्थात ऊंचाई बी है तो बी हो जाएगा, तो 2 × a + b ये आपका निकल के राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है खटभुजाकार संपास में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। खटभुजाकार संपास में कुल कितने आयताकार फलक होंगे। तो संपास के आगे जो आकृति लिखी होती है उसमें उतने ही आयताकार फलक होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है किसी ठोस का आधार वृत्ताकार होता है। तो किस ठोस का आधार वृत्ताकार होगा। तो याद रखिएगा शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है क्योंकि शंकु की आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है। इसका जो आधार ये रहता है ये देखिए आपका वृत्ताकार है और ऊपरी फलक जो रहेगा वो आपका त्रिभुजाकार बनता है। नेक्स्ट है किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं। याद रखिएगा वर्गाकार फलक आप घन में होते हैं, राइट आंसर घन हो जाएगा, किंतु यहाँ पे ये फ्राइड दिया हुआ है। नेक्स्ट है वह कौन सतल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है। तो अनुविच्छेद याद रखिएगा जो आपका अनुविच्छेद है वो आपका क्षैतिज समतल पर बनता है और जो आपका उच्छेद होता है वो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर समतल पे बनता है। तो यहाँ पे अनुविच्छेद आपका क्षैतिज समतल पर बनेगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी वर्ग का प्रिज्म का अनुविच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पे खड़ा है।
वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप अर्थात शीर्ष दृश्य क्या होगा, जब प्रिज्म आधार पे खड़ा होगा तो वो एक आयत की तरीके हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट है सममित दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं, तो याद रखिएगा सममित दृश्य में एक साथ 3 बीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है सममितीय विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं, तो सममितीय विक्षेप चित्रण में हम यहाँ पे 30 अंश का कोण प्रयोग किया जाता है। जब भी आप सममित चित्र इस प्रकार से सेक्शन ई में बनाते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से ये 90 अंश का प्रयोग करते हैं, फिर एक ये सममित रेखा एक इस तरफ सममित रेखा खींचते हैं तो यहाँ पे ये 30 अंश का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे ये 30 अंश का प्रयोग किया जाता है। तो यहीं पे है सममित विक्षेप बनाने में हम 30 अंश का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होगा, और ये सभी प्रश्न आप देखते हैं 2023 की परीक्षा में पूछे गए हैं। इस प्रकार से जब भी कोई शब्द आएगा तो इनके सबसे पहले खाने निकालेंगे, D 4 खाने में, I 1 खाने में, G 4 खाने में, O 4 खाने में, N 4 खाने में, A 4 खाने में और L भी 4 खाने में। तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 25 25 ये खाने हो गए और प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में एक खाना छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आपके ये हो जाएंगे। तो 25 और 6 आपके 31 खाने हो जाएंगे। एक आगे खाना जोड़ा जाएगा, एक पीछे खाना जोड़ा जाएगा, तो 31 प्लस ये हो जाएगा आपका 33 खाना। किंतु ऑप्शन में देखेंगे 33 कहीं पे नहीं दिया हुआ है, अर्थात इसकी जो डायगोनल की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। नेक्स्ट है धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है, याद रखिएगा धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त यहाँ पे चित्र तल मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा, तो याद रखिएगा साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य आपका आयताकार होता है। नेक्स्ट है एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी, तो एक समान ऊंचाई की लंब रेखा जितनी दूर होती जाएंगी वो उतनी ही छोटी हमें प्रतीत होंगी। नेक्स्ट है निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए, तो निरूपक भिन्न का अंश और हर जो होता है वो आपको समान इकाई में कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है सम अष्टभुज का अंतःकोण क्या होगा, याद रखिएगा यहाँ पे सम अष्टभुज की जगह यहाँ पे राइट होगा सम पंचभुज, ये इसको सम पंचभुज आप कर लीजिएगा, इसमें ये मिस्टेक है। सम पंचभुज का अंतःकोण निकालने के लिए 360/n की जगह 5 रखेंगे तो 5 आएगा, भाग करेंगे 5 7 35, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। आपका बा कोण 72 अंश से निकल के आएगा, किंतु यहाँ पे अंतःकोण पूछा गया है तो अंतःकोण के लिए 180 में बा कोण हम घटा देंगे तो वैल्यू आपकी 108 अंश ये निकल के आएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका घ। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर आयत का विकर्ण 200 मीटर प्रदर्शित करता है, तो इसका निरूपक भिन्न क्या होगा। यहाँ पे एक आयत है इस प्रकार से, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 3 है और इसका जो आयत का विकर्ण है वो 200 मीटर प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले इस आयत का हम विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 प्लस इसके चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, तो अंडर रूट 16 और 9 25 और इसका वर्गमूल लेंगे तो 5 ये विकर्ण निकल के आएगा। यही जो 5 विकर्ण है 5 सेंटीमीटर बराबर ये 200 मीटर के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 200 और मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 ऊपर रहेगा और ये बाकी 200 इंटू 100 यहाँ पे नीचे हो जाएगा, भाग करेंगे 5 चौको 20 और 3 जीरो ये अर्थात 4000 वैल्यू निकल के आएगी। तो 1/4000 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न से रिलेटेड, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखते हैं, तो याद रखिएगा तिरछे अक्षरों के चारों रेखाओं के बीच हम 2:3:2 का अनुपात रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, इसमें ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये सभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और यदि आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फेसबुक कुछ भी यूज कर रहे हैं तो अनुराग YTD सर्च करके वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस क्लास से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।